स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से पहले से वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई। ओके, तो बीए पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। एग्जामिनेशन 2021 के बारे में 21 में पेपर हुआ, मतलब कि आज ही या पेपर हुआ। ध्यान रखेंगे आज सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक ये पेपर हुआ है। और यूनिवर्सिटी बता दूं आपको, यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का पेपर है, जो कि एक प्रकार से अधिकतर विश्वविद्यालय यही फंडा अपनाती है, जो पेपर का फंडा यही है आया है। ऐसा ही एक प्रकार से आपका भी मॉडल पेपर हो सकता है। बात ध्यान रखेंगे, अधिकतर विश्वविद्यालय का मैंने देखा यही फंडा अपनाती है अधिकतर विश्वविद्यालय, और ऐसे ही पेपर आते हैं आपके। ठीक, 1.5 घंटे की परीक्षा जो होनी है इसी के संदर्भ में पेपर आया है। और देख लीजिए कैसे पेपर आता है विभिन्न जो आपने अगर नहीं देखा कि किस पेपर, मतलब कि मान लेते हैं आपका हिंदी का पेपर 27 को लगा और आपको नहीं पता कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, किस तरीके से मॉडल होता है पेपर का, तो उसको आपको बताने का प्रयास करता हूँ यहाँ पर देखेंगे आपके पेपर 1 का क्या नाम है, न्यू ट्रेंड्स एंड इनोवेशन ऑफ एजुकेशन, मतलब भारत में नवाचार वगैरह, और उसके बारे में आपसे बता रहा है कि नवाचार वगैरह भारत में कैसा है, एजुकेशनल चीज़ों के बारे में। ठीक, इसके बारे में अगर बात की जाए तो हमने आपको पहले ही अभी 2-3 दिन पहले की बात है, इसका मॉडल पेपर हमने अपलोड किया था। मतलब मॉडल पेपर क्या, एक प्रकार से हमने इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके आंसर को बताया था। छोटे छोटे प्रश्नों को हमने कलेक्शन किया था, उसमें हमने विस्तार से उनमें एक एक मुद्दे को समझा दिया था। तो उसमें हमने जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं ना, उसको हमने 3-4 दिन पहले 5 दिन पहले की वीडियो हो, उसमें हमने विस्तार से आपको समझा दिया था। अगर विश्वास ना पड़े तो आप उस वीडियो को फट से देख लीजिए, तुरंत इससे पहले अपलोडेड है, देख लीजिएगा उसको। और जो आप कल पे मतलब कि जो आप पेपर देने गए हैं उसका भी मैंने जो है सबसे ऊपर जो है होम पेज पर अपने यूट्यूब के लगा दिया था। जो आपका जो है आज पेपर अभी 9 से 10 बजे के बाद में हुआ है, इसका हमने लगा दिया था। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो इसको इसमें भी देख लीजिएगा, इससे भी पेपर आपके मतलब कि प्रश्न फंसे होंगे। अभी इसको भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा, इसका पेपर जो अभी हुआ आपका थोड़ा। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो मेरे भाई यहाँ पर टाइम आपको जो है 1.5 घंटे का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 नंबर के थे। यहाँ पर देखें, अटेम्प्ट ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शन, मतलब कि सभी खंडों के उत्तर दीजिए और सभी खंडों के निर्देशानुसार आपको उत्तर देना है। यहाँ पर देखेंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, 3 खंडों में यहाँ का पेपर बटा हुआ होता है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का, मतलब अवध विश्वविद्यालय का। यहाँ पर देखेंगे सेक्शन ए से आपके आते लघु उत्तरीय, और बी से आपके जो है लघु उत्तरीय, और डी से आपके मतलब कि सी से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आपको यहाँ पर पहले 10 प्रश्न करने होते थे लघु उत्तरीय के, अब 5 प्रश्न करने हैं। और पहले आपको जो है लघु उत्तरीय के मेरे भाई आपको 5 प्रश्न करने होते थे, अब कितने करने हैं, 2 प्रश्न ही करने हैं। और दीर्घ उत्तरीय के पहले 2 करने होते थे, और आपको क्या 2 करने होते थे मेरे भाई, अब 1 करने हैं। ध्यान रखेंगे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने शब्दों की जो है एक प्रकार से जो अधिकतम संख्या उसको कम नहीं करी है। जो शब्द सीमा में पहले आप उत्तर लिखते थे वही शब्द सीमा आज भी जो है उसी प्रकार से चल रही है। यहाँ पर जो है प्रश्नों की संख्या जरूर कम की गई है। अधिकतर विश्वविद्यालय की अपेक्षा यहाँ पर प्रश्नों की संख्या अवश्य कम है। यहाँ पर देखेंगे अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 50 वर्ड्स, मतलब कि 50 शब्दों में लिखना है। एक प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, आपको 4 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 5 प्रश्नों की 20 नंबर आपको सेक्शन ए से मिल जाते हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में जो है एक प्रकार से होना चाहिए। पहला प्रश्न पूछा गया था नवाचार का अर्थ, यानी मीनिंग ऑफ इनोवेशन। हमने नवाचार के बारे में आपको बता दिया, इसमें कोई प्रकार का गिला शिकवा शिकायत करने की एक प्रकार से कसर नहीं छोड़ी है हमने। नवाचार मतलब नवीनता, इसको हमने आपको बता दिया था। बार बार वीडियो में भी बोलता रहता हूँ, नवाचार की दृष्टि से शुक्ला स्टडी पॉइंट प्रकार सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल आपका बनने वाला है। ठीक, ध्यान रखिए, मतलब कि बन चुका है आप लोगों के पास से। आगे देखते तो यह भी प्रश्न हमने बताया था, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था राइट जो है टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। हमने इसको भी बताया था, आपका जो है हमने बताया था 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। अभी जस्ट बताया भाई, 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था। उसमें एक प्रकार से पहले नीति निषेध तत्व मतलब अनुच्छेद 45 में शामिल थी। भारतीय संविधान के धारा 45 यानी अनुच्छेद 45 में यह चीज़ें शामिल थी। शिक्षा से संबंधित तैयार की जो है सभी राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राज्य क्या करेंगे भाई, राज्य क्या करेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य उपलब्ध शिक्षा मतलब कि उपलब्ध करवाएंगे। ठीक, मतलब फ्री में, निःशुल्क। लेकिन अब उसको क्या कर दिया गया, अनुच्छेद 19 मतलब अनुच्छेद 21 के का के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के क्या 1 के यानी फर्स्ट के अंतर्गत क्या किसको रख दिया गया, शिक्षा के एक प्रकार से अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया। और कहा गया कि एक प्रकार से ये हर प्रत्येक व्यक्ति का या उसका जो है एक प्रकार से क्या है, यह मौलिक अधिकार है कि वह 6 से 14 वर्ष तक जो है बच्चा जो है वह अनिवार्य शिक्षा एक प्रकार से जो है ग्रहण कर सकता है निःशुल्क रूप से। ठीक, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है। प्राइमरी पाठशाला वगैरह आप देखते होंगे, वहाँ पर निःशुल्क बिल्कुल शिक्षा उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इसको हमने विस्तार से समझा दिया था। और 86वां संविधान मतलब कि 86वां मतलब होता है 86 नंबर का, 86 बार जब 85 बार जो संविधान में बदलाव हो चुका था, उसके बाद में जब 86वां नंबर में बदलाव हुआ था तो यही बदलाव किया गया था कि इसको जो एक प्रकार से 21 एक के अंतर्गत
अंतर्गत शामिल कर दिया गया था। क्या कि एक प्रकार से क्या 2002 की बात है, 2002 में। हाँ ठीक है, चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो बताया था इसको अभी हमने, चिंता करने कोई गिला शिकवा नहीं है। 2 प्रश्न आपके आ गए, बताए भाई। आगे देखो, निर्विद्यालयीकरण यानी कि डिस स्कूलिंग के बारे में हमने बताया है। क्या निर्विद्यालयीकरण के बारे में बताया? अगर नहीं बताया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। निर्विद्यालयीकरण का मतलब हमने दूसरा कुछ बताया होगा आपको, दूरस्थ शिक्षा या फिर और तमाम प्रकार की शिक्षा के बारे में बताया होगा, मतलब वही होता है आपका। लगभग देखेंगे तो निर्विद्यालयीकरण का मतलब होता है कि अनौपचारिक रूप से आप शिक्षा ग्रहण करें। क्या? अनौपचारिक रूप से आप शिक्षा ग्रहण करें, मतलब कि आप किसी विद्यालय में पढ़े ना, आप किसी विद्यालय में ना पढ़ें भाई, और आप घर से ही स्वाध्याय से पढ़ लें। जैसे बहुत सारे लोग पढ़ते थे। कबीर कैसे थे? कबीर आपके सदुक्कड़ी थे, मतलब कि सदुक्कड़ी कबीर उनको कहा जाता है। सदुक्कड़ी क्यों कहा जाता है? क्योंकि साधुओं के बीच बीच में रहते थे वह, सदुक्कड़ी भाषा का उन्होंने प्रयोग करना सीख लिया। मतलब साधु जो बोलते थे वही एक प्रकार से वो उनके वाणी सीखी, वहीं से ज्ञान पाए उन्होंने। ठीक है, और तो पंचमेल खिचड़ी और सदुक्कड़ी भाषा कही जाती है। तो कहीं ना कहीं पे मेरे भाई निर्विद्यालयीकरण वह सीख होती है, वह ज्ञान होता है, वह विद्यालय होता है जहाँ पर आप विद्यालय के माध्यम से शिक्षा ना ग्रहण करें। आप एक प्रकार से मुक्त विश्वविद्यालय जिसको आप कहते हैं, आज लगातार देखते रहे अलग अलग विश्वविद्यालय बन रहे हैं। तो ये सारे के सारे प्रश्न तो मतलब वही था। आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो निर्विद्यालयीकरण का मतलब आप पता कर लेते और लिख सकते थे। लेकिन कोई बात नहीं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर नहीं लिखा तो दूसरा प्रश्न आपका जो है जिंदा तैयार बैठा था मेरे भाई। देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर लिखा गया सतत शिक्षा। हमने बताया है आपका जो है कंटिन्यूइंग, मतलब कि एक प्रकार से कंटिन्यूइंग एजुकेशन, ऐसी को सस्टेनेबल एजुकेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक, ध्यान रखें, सतत शिक्षा, सतत विकास। आप देखते होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को कहते हैं। सस्टेनेबल एजुकेशन मतलब क्या होता है? एक प्रकार से ऐसा एजुकेशन जिससे क्या हो, समाज पर भी गलत प्रभाव ना पड़े, समाज के लोग अच्छे तरीके से भी जी सके, और एक प्रकार से आप भी आगे बढ़ सके, समाज भी आगे बढ़ सके। मतलब ऐसी शिक्षा जिससे किसी को हानि ना हो, ऐसी शिक्षा आपको दी जाए जिससे किसी भी व्यक्ति को कोई हानि ना हो, आपको लाभ हो और सकल संसार को भी लाभ हो। सकल माने होता सभी संसार को। ठीक, इसको भी हमने बताया था उसमें। तो यह एक प्रकार 3 प्रश्न आपके हूबहू आ गए। चौथा प्रश्न देखो भाई, 5 ही करने हैं। प्रौढ़ शिक्षा भैया जो है एक प्रकार से एडल्ट एजुकेशन, मतलब कि इसके बारे में हमने बताया था। एडल्ट एजुकेशन के बारे में हमने बताया था, बिल्कुल बताया था। तो यहाँ पर प्रौढ़ शिक्षा के बारे में भी हमने बताया था। कोई चिंता करने, सीधे सीधे इस प्रश्न के बारे में इसका उत्तर हमने जो है आते लघुत्तरीय फॉर्म में आपको देने का प्रयास किया है। उस वीडियो को देख लेंगे, क्या आपका उत्तर सही क्या नहीं सही, उस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। इसको भी हमने बताया था। आगे देखिए, तो आपका कितने प्रश्न फंस गया मेरे पास दोस्तों? कितने प्रश्न फंस गया आपका? एक देखें, एक पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, 4 फंस गया आपका। 5वां देखो भाई, पत्राचार शिक्षा हमने नहीं बताया था आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं। पत्राचार शिक्षा हमने आपको नहीं बताया था, मतलब पत्राचार के माध्यम से जरूर बताया था कि न्यूज़पेपर के माध्यम से आप पढ़ाई वगैरह करते तो वह भी एक प्रकार से शिक्षा का ही कार्य होता है। लेकिन मैंने इन प्रश्नों को शामिल नहीं किया था, पत्राचार शिक्षा के प्रश्न को ना शामिल नहीं किया है अपने अभी जल्द के मॉडल पेपर में। पुराने मॉडल पेपर शायद हमने अपलोड भी नहीं किया, तो उसमें हम बताने का नहीं प्रयास करेंगे कि जो है पढ़ा है चैनल पर, वीडियो नहीं पढ़ा है। ठीक, लेकिन अभी हमने 1-1.5 घंटे की वीडियो बनाई थी, उसमें हमने बताया था इसके बारे में। तो इसमें हमने प्रश्न को शामिल नहीं किया था। ठीक, यहाँ पर जो भी लिखा आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक, मतलब कि एक प्रकार से करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन। ओके, ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अगला है आपका आर्टिकल 45, धारा 45। अरे भाई, धारा 45 के बारे में हमने विस्तार से आपको समझाया। धारा 45 क्या कहती है, किस प्रकार से? धारा 45 जो है संविधान के एक प्रकार से बात की जाए तो भाग 4 के अंतर्गत आती है। भाग 4 के अंतर्गत धारा 45 आपकी अंकित है। और धारा 45 को क्या कहा जाता है एक प्रकार से बात की जाए तो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत धारा 45 शामिल होती है। नीति निर्देशक तत्व भारत के नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान की बात की जाए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके किस में शामिल है भाई? तो आपके एक प्रकार से नीति निर्देशक तत्व जो हैं 36 से लेकर के 51 अनुच्छेद तक नीति निर्देशक तत्व आते हैं। तो भाई आपका कौन सा 45 नंबर जो प्रश्न है, मतलब 45 नंबर जो अनुच्छेद है आपका आर्टिकल है, उसके अंतर्गत क्या बताया गया है? उसके अंतर्गत क्या बताया गया है आपको कि जो है राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ऐसा राज्य का कर्तव्य होगा। जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती राज्य से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं, मतलब मौलिक अधिकार या फिर ऐसा कोई अधिकार आपको धारा 45 नहीं बताती है। इसी में थोड़ा संशोधन करके अनुच्छेद 21 में इसको शामिल करके मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर दिया गया, जिसको एक प्रकार से राष्ट्रपति भी आपातकाल में भंग नहीं कर सकता। अनुच्छेद 21 को भंग, मतलब अनुच्छेद 21 कभी आपका मौलिक अधिकार ऐसा है जो कि समाप्त ही नहीं होता। हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चे को 6 से 14 वर्ष के अधिकार है कि वह शिक्षा ग्रहण करे। इसको भी हमने बताया था, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आगे समझो थोड़ा। इलेक्ट्रॉनिक मैगनीज यानी कि जो है एक प्रकार से जो विद्युत पत्रकारिता होती है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक एक प्रकार से जो मैगनीज होती है, जो विद्युत जो है मैगनीज होती है, पत्रिका होती है, या फिर एक प्रकार से जो विद्युत या फिर एक प्रकार से टेक्निकल जो चीज़ें होती है इलेक्ट्रॉनिक मैगनीज होती है, उसके बारे में पूछा गया था। इसके बारे में भी हमने आपको बताया है।
आगे देखते हैं तो 5 6 प्रश्न आपके साथ फंसी गए। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइफ स्किल एजुकेशन, जीवन कौशल शिक्षा, इसको भी हमने बताया था, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था, हमने बता दिया था बार बार, तो यह भी हमने बताया था। अगला देखते हैं लोक जुम्बिश। अरे भाई पहला ही प्रश्न लोक जुम्बिश ही बताया हमने। लोक जुम्बिश के बारे में बताया था कि राजस्थान में एक प्रकार से एक जो है व्यवस्था लॉन्च की गई है, एक योजना लॉन्च की गई है, जो कि स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड देश जानते हैं, उसी स्विट्जरलैंड देश के एक प्रकार से सहयोग से राजस्थान में शिक्षा को बढ़ाने के लिए यह व्यवस्था की गई है। ठीक, ध्यान रखेंगे कौन, लोक जुम्बिश। तो यह प्रश्न एक प्रकार से हमने विस्तार से बताया था कि लोक जुम्बिश तो तय है आना भाई। ठीक, आज ही नहीं 2021 की परीक्षा की बात नहीं कर रहा हूँ, 2022 23 24 25 26 जब तक आपके पेपर में नवाचार वगैरह आएगा तब तक लोक जुम्बिश आपके से पूछा जाता रहेगा। ठीक, अब पिछले आप देखेंगे अगले आपके 3 4 सालों में यह प्रश्न पूछा ही जाएगा, उसके बाद में थोड़ा संशोधन वगैरह होगा, उसके बाद दूसरा कोई योजना चालू होगी, उसके बारे में बात करेंगे। आगे देखते हैं प्रश्नों को खंडबा। अब खंडबा से प्रश्न आप देखेंगे, खंडबा से प्रश्न जो पूछे गए थे, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। एक प्रश्न करेंगे भैया 25 नंबर मिलेगा, 2 प्रश्न करेंगे 50 नंबर मिलेगा। बहुत एक प्रकार से अच्छा जो है एक प्रकार से आ गया है। पहले तो यह प्रश्न आपको लोगों को करना चाहिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय वालों, ये तो आपके लिए सही है, क्योंकि आप जब दीर्घ उत्तरीय करेंगे तो 30 नंबर का दीर्घ उत्तरीय होता है, 30 नंबर का, और आपको उसमें 500 शब्द लिखने होते हैं, तो उसमें आप समय ज़्यादा ले लेंगे। लेकिन अगर इसमें आप 200 शब्दों में आपको केवल लिखना है और भाई 25 नंबर मिलने, मतलब 5 नंबर ही कम मिल रहे हैं, तो आप देखेंगे अगर 25 नंबर में आपको 200 शब्द लिखना पड़ रहा है, तो ये ज़रूरी है पहले लिखना कि ये 30 वाला लिखना, पहले ये लिख लीजिए, फिर उसके बाद में दूसरा वाला लिख लीजिए, मतलब लघु उत्तरीय। उसके बाद मेरे भाई आप क्या लिखेंगे, उसके बाद में जो छोटे छोटे प्रश्न हैं आपके 5 उनको लिख दीजिए। उसके बाद में जो आप जो है दीर्घ उत्तरीय डाल दीजिए हेडिंग, उसके बाद में आप दीर्घ उत्तरीय लिखते रहिए, आपकी कॉपी जब तक लिखते रहिए, तब मतलब जब तक आपकी कॉपी छीन ना ले वहाँ के जो गार्ड होते हैं, तब तक आप लिखते रहिए लास्ट वाला। तो ऐसे में ऐसा जो है आप फंडा अपनाएं, ताकि आपके कुछ नंबर उसके मिल जाए। 50 नंबर आपने सिक्योर कर लिया, इधर आपने जो है 20 नंबर सिक्योर कर लिया। अब बचा जो आपका 30 नंबर, तो 50 20 70 नंबर आपने तैयार कर लिया है। 20 30 नंबर में आप अगर कुछ ना कुछ लिखेंगे तो आपको 15 20 नंबर तो इसे मिल जाएंगे। वैसे भी 15 20 नंबर से उसमें ऊपर आपको नहीं मिलने वाला, चाहे जितना अच्छा लिख दें आप। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखते हैं भाई, अगला प्रश्न है आपके दूसरा नंबर प्रश्न, डिस्क्राइब द इशूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन, एक प्रकार से इन स्कूल्स, मतलब आपसे कह रहा था मेरे भाई, पूछा गया था कि विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग का जो है एक प्रकार से वर्णन कीजिए। विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव का वर्णन कीजिए। सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में हमने आपको समझा दिया है, विद्यालयों में इसके क्या क्या महत्व होते हैं, इसको हमने भी शायद वीडियो में देखिएगा, बताने का प्रयास करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको भी हमने बता दिया। अगला प्रश्न दिया गया और करके, अगर यह प्रश्न आपके जो है समझ में नहीं आता है मान लेते हैं, तो इसके स्थान पर आप कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे टीबी का शैक्षिक महत्व, यानी व्हाट इज़ द एजुकेशनल इंपॉर्टेंस ऑफ टीबी टेलीविज़न। टेलीविज़न का शैक्षिक महत्व क्या होता है शिक्षा के रूप में। आज टेलीविज़न एक प्रकार से नवा संचार है, नवाचार की दृष्टि से बहुत अच्छा है। आप देखेंगे लगातार आपके टीवी डिश चैनल पर जो फ्री वाला आता है, उसमें भी कक्षा 6 7 8 1 2 3 4 5 से लेकर के लगभग मेरे प्यारे दोस्तों बड़े बड़े क्लास IIT की तैयारी तक यहाँ पर आप देखते होंगे टीवी पर आते हैं न्यूज़, मतलब कि टीवी पर एक प्रकार से लेक्चर वाइज चलते रहते हैं। आप भले उस पर गौर न किए होंगे, लेकिन हमने ज़रूर देखा उसको। ठीक है, मैंने देखा था एक बार, तमाम सारे टीचर पढ़ा रहे थे। 6 मतलब कक्षा 1 से स्टार्ट होता है और बहुत दूर तक जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या भी इंपॉर्टेंट, हमने उसमें ही आपको इसके बारे में बता दिया था। अगला प्रश्न है आपका कि आप देखते हैं आज लगातार टीवी का तो ही ज़माना, टीवी में भी आप देख सकते हैं, वही मोबाइल फ़ोन के जरिए आप पढ़ाई कर सकते हैं। यूट्यूब वगैरह एक अच्छा माध्यम है। आप जो है एक प्रकार से अनअकैडमी बता सकते हैं, और लगातार आप देख रहे हैं आपके लिए जुड़ा हुआ है हर एक तैयारी के लिए। यूट्यूब एक प्रकार से, तो एक प्रकार से एजुकेशन का क्षेत्र बहुत ज़्यादा बढ़ा, तो यूट्यूब के एक प्रकार से कारण बढ़ा। आज बड़े बड़े टीचर आप तक वैसे पहुँच रहे हैं, दूर आप बैठे किसी दूर दराज कोने में, आप नागालैंड में बैठे हैं, कोई दिल्ली से कोई व्यक्ति पढ़ा रहा है, मुखर्जी नगर से, आपकी तक बातें पहुंच रही हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो है टेक्निकल चीज़ें का ही तो प्रभाव है, सूचना प्रौद्योगिकी का ही तो एक प्रकार से महत्व है। तो आप ऐसे बता सकते थे, इसको भी हमने समझाया था विस्तार से आपको, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। इसको आप लिख सकते थे बना वगैरह करके, इसमें कोई आपको फैक्ट चीज़ें उतनी नहीं, लेकिन हाँ कब कब क्या क्या चीज़ें आविष्कार वगैरह हुई, इसको आपको ज़रूर बताना था उसमें। लेकिन आप कोई दिक्कत की बात नहीं, अगर नहीं बताया तो कोई टेंशन मत लीजिएगा। आगे देखिए, आपसे प्रश्न पूछा गया था व्हाट इज़ नवोदय विद्यालयस, मतलब नवोदय विद्यालय क्या है। इसको नवोदय विद्यालय के बारे में हमने बताया था, इसको पढ़ लेते। उसमें वीडियो के अंदर नवोदय विद्यालय के हमने विस्तार से समझाया था नवोदय विद्यालय क्या होते हैं। अगर नवोदय विद्यालय नहीं पता तो आप जो है डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द जो है यूटिलिटी टू CCTV, जो कैमरा होता है CCTV इन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सिस्टम। मतलब आप देखते होंगे, आप पेपर देने जब जाते हैं, लगभग 3 4 सालों की बात करें, 4 साल जब से योगी जी आए हैं,
उन्होंने क्या किया है, एक प्रकार से हर एक विश्वविद्यालय में, हर एक जो है कॉलेज में आप देखेंगे CCTV कैमराज लगे हुए हैं। CCTV कैमरा जो लगे हुए हैं उसका एक प्रकार से लैपटॉप में आप देखेंगे तो उसके चित्र वगैरह आते रहते हैं। तो आप जो श्रव्य मतलब कि जो आप कहते हैं और जो आप एक प्रकार से मतलब कि जैसे दिखते हैं, आप नकल कर रहे हैं तो आप एक प्रकार से ऑफिस में आप पकड़े जाएंगे तुरंत, वो मतलब कैमरे में बन रहा है सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं पे कैमरा चल रहा है आपका। तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक प्रकार से आपसे वही पूछा जा रहा है कि विद्यालय परीक्षा प्रणाली में CCTV की उपयोगिता का विस्तृत वर्णन कीजिए। आज CCTV कितना उपयोगी है विश्वविद्यालय की परीक्षा प्रणाली में, तो आप समझ सकते हैं कितना उपयोगी है। पहले पहले कैसी परीक्षा होती थी आपकी, पहले कैसी परीक्षा होती थी आपको पता होगा। छोटे छोटे आप हों, आपके चाचा वगैरह, फिर आपके भैया कोई रहे हों, तो पूछिएगा उनसे कैसी परीक्षा पहले होती थी। एक आध कोई परीक्षा ऐसी बीतती नहीं थी जिसमें मार वगैरह ना हो, कहीं ना कहीं पे झगड़ा वगैरह हो जाती थी। लेकिन अब क्या CCTV लगा, सबको डर है, न नकल होने को एक प्रकार से कोई संभावना है, न तमाम पर कोई चीटिंग वगैरह हो ही नहीं सकती अब आपके सामने। वैसे नहीं बात करते हैं कभी, लेकिन अब ऐसी कोई सुविधा नहीं बची है आपके सामने। वैसे बहुत सारे अभी तीरंदाज हैं, लेकिन चलें आगे देखते हैं अगले। वैसे मानो जब जोड़ लगाता है भाई, 2000 का नोट आया उसका नकली तो छाप ही ले इंडिया, तो बताओ आप जो है। चलिए, हालांकि इस मुद्दे पर ज़्यादा डिटेल्स आपको नहीं बताने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने पूछा गया था, व्हाट इज़ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, मतलब कि आभासी विश्वविद्यालय क्या होते हैं। आभासी विश्वविद्यालय क्या है, इसके बारे में बताइए। इमेजिनरी जो आपके यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसके बारे में पूछ रहा है, यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोगों को, अगर आपका पेपर नहीं हुआ तो इसको पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रश्न नहीं करने में सक्षम थे तो दूसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया था, डिस्कस द प्रॉब्लम्स ऑफ जो है मतलब कि करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन। मतलब करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन का मतलब क्या होता है, पत्राचार शिक्षा। पत्राचार शिक्षा की समस्याएं जो आजकल हैं उसकी विवेचना कीजिए। पत्राचार में आप देखते होंगे लगातार, आप न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से आप IAS की तैयारी अगर करते हैं, लगातार आप द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द हिंदूज़ वगैरह पढ़ते होंगे कहीं ना कहीं पे, तो उसमें आप देखें तमाम सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसमें विस्तृत इतिवृत्तात्मकता कहीं कहीं पर आप देखेंगे, उसमें कुछ फर्जी चीज़ें, आप इंडिया की खबरों को देखेंगे तो उसमें आधा ज़्यादा तो इधर उधर एडवर्टाइजमेंट या तमाम प्रकार की चीज़ें आती रहती है, तो उसमें बच्चे का माइंड इधर उधर चला जाता है। तमाम प्रकार की चीज़ें, ऐसे चीज़ें लिखेंगे मतलब कि आपका पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, तमाम प्रकार की समस्याएँ हैं उसको देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया था, व्हाट इज़ जो है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब संप्रेषण तकनीकी क्या होती है। संप्रेषण तकनीकी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संप्रेषण तकनीकी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब किस प्रकार से आप संप्रेषण वगैरह के माध्यम से आप तक मेरी आवाज़ या फिर मेरी मतलब कि आपकी आवाज़ मेरे तक, मेरी आवाज़ आप तक, या फिर आपके मनोभाव या आपके विचार मेरे तक पहुँच रहे हैं, मेरे मनोविचार आप तक पहुँच रही हैं, मेरी वॉइस माध्यम से पहुँच रही है, आपकी एक प्रकार से राइटिंग माध्यम से पहुँच रही है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, और करके अगर नहीं पता तो दूसरा प्रश्न लिख सकते थे आप, व्हाट इज रोल ऑफ यूनिसेफ इन एजुकेशन। यूनिसेफ की शैक्षिक भूमिका क्या है, एक प्रकार से शिक्षा में क्या भूमिका रही है यूनिसेफ की, एक जो संस्था है, तो इसके बारे में हमने बताया था यूनिसेफ के बारे में, इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न छठवां देखेंगे, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड द एजुकेशन, मतलब भूमंडलीकरण एवं शिक्षा के मध्य संबंधों की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्हाट इज द जो है बालवाड़ी, डिस्कस इन डिटेल, मतलब बालवाड़ी व्यवस्था क्या है, विस्तार में बताइए। इसको हमने विस्तार से आपको बताया भी था बालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। बालवाड़ी एक प्रकार से हमने इसको पे जो है प्रश्न भी रखा था अपने पेपर में, ध्यान रखेंगे इसको, तो देख लीजिएगा। तो एक प्रकार से दो प्रश्न, लगभग 3 प्रश्न यहाँ से भी पूछे गए, 3-4 प्रश्न आपके पूछे गए जो कि हमने बताए थे अपने मॉडल पेपर में, जबकि हमने लघुत्तरीय प्रश्नों को नहीं शामिल किया था। अति लघुत्तरीय में भी उनको विस्तार से समझाने का प्रयास किया था। जैसे बालवाड़ी आ गया व्यवस्था, बालवाड़ी के बारे में आपको हमने उसमें बताया था। तो कहीं ना कहीं अगर वह वीडियो आपने देखा होता तो आप जो है लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय तो कर चुके थे। अब दीर्घोत्तरीय की बात आती है, तो दीर्घोत्तरीय कैसे करते, क्योंकि वहाँ पर जो अति लघुत्तरीय में हमने जितनी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है वही से आप दीर्घोत्तरीय बना करके अच्छे तरीके से लिख सकते थे। आपके अंदर इतनी समझ डेवलप है और विकसित हो चुकी है, आपको शैली पता है, आपने BA सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में लिखा होगा आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आप थोड़ा सा दिमाग लगाते, तो कहते नहीं कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी, तो आप लोग समझदार हैं, उनके लिए इशारा केवल काफ़ी है। आगे सेक्शन C खंड सा नोट यहाँ पर लिखा गया, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, मतलब 5 शब्दों में आपको लिखना है, एक प्रश्न केवल छांटनी है। 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया था, डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनोवेशन, डिस्कस द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन इन एजुकेशन। नवाचार के प्रत्यय को परिभाषित कीजिए, शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता एवं महत्व की विवेचना कीजिए। एक प्रकार से जो कॉन्सेप्ट होता है ही किसी को प्रत्यय वगैरह बोला जाता है, इंपॉर्टेंस उसके जो नीड वगैरह होते हैं, ठीक उन्हीं के बारे में आपसे जो एक प्रकार नवाचार के जो प्रत्यय होते हैं, किस किस प्रकार से नवाचार की दृष्टि से आगे, मतलब नवाचार क्या होता है, नवाचार के प्रत्यय मतलब एलिमेंट्स या फिर जो आपके एक प्रकार से कॉन्सेप्ट होते हैं उसके बारे में
आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन का क्या है, उसकी आवश्यकता कैसी है, यानी नीड एंड इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसको हमने बताया नवाचार के बारे में। नवाचार की दृष्टि से हमेशा शिक्षा नवाचार की दृष्टि से हमेशा आपका क्या बदलना चाहिए, सिलेबस यानी पाठ्यक्रम आपका बदलना चाहिए। आप देखते हैं नए नए समय पे आज शिक्षा नीति जो आई, क्यों आई शिक्षा नीति, क्यों आई, क्योंकि ज़रूरी थी शिक्षा नीति आना। आप देखते हैं पुरानी शिक्षा नीति 1986 वाली अभी तक चल रही है। कहीं ना कहीं पे आप उससे पहले देखेंगे 1886 या 1986 या फिर जो भी आई थी आपका लॉर्ड मैकाले के समय से जो भी व्यवस्था चली आ रही थी अभी तक वही बरकरार है। कहीं ना कहीं पे उसकी छाप हमको दिखाई पड़ती है अपनी शिक्षा व्यवस्था में। ठीक, जो मैकाले था। आगे देखते हैं भाई, तो यह प्रश्न इंपॉर्टेंट था, इसको हमने बताया था। तो आपका एक ही प्रश्न करना था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, या भी हो जाता आपका। अगला प्रश्न 8वां नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय जो है डिस्टेंस एजुकेशन, मतलब दूरस्थ शिक्षा। इसको भी हमने आपको विस्तार समझा था। डिस्क्राइब द रोल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन इन जो है प्रेजेंट सिचुएशन, मतलब कि एक प्रकार से सिचुएशन। हाँ, तो दूरस्थ शिक्षा से आप क्या समझते हैं, वर्तमान परिस्थितियों में दूरस्थ शिक्षा की भूमिका वर्णन कीजिए। भैया दूरस्थ शिक्षा को हमने आपको विस्तार से समझाया था, कोई इसमें यह नहीं कह सकता कि सर जी आपने बताया नहीं था अगर आपने पेपर और वीडियो देखा। अब यहाँ पर आप समझे दूरस्थ शिक्षा, आप समझते हैं जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यह दूरस्थ शिक्षा। आप भारत के किसी किसी कोने से बहुत सारे लोग दूर दूर के होंगे, मैं कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, ये दूरस्थ शिक्षा ही तो है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। एक प्रकार से मुक्त विश्वविद्यालय भी इसी को कह सकते हैं आप, क्योंकि मुक्त विश्वविद्यालय मतलब कि हमारा तो कोई संबंध ना विश्वविद्यालय से आपसे है और ना किसी भी मतलब कि एक प्रकार से सरकारी संस्था से है। मैं आपको एक प्रकार से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूँ, आपके सामने प्रश्नों को रखता हूँ ताकि आपके एग्जाम्स में एक प्रकार से आपके प्रश्न वही के वही फंस जाएं और आप अच्छे तरीके से कम समय में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें और तैयारी अपनी सुचारू रूप से नवीन दृष्टि से आगे बढ़ सकें। इसको हमने समझाया था आपको, ठीक, विस्तार से बताया था, उसको देख लीजिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने, व्हाट इज सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में डिस्कस इन डिटेल आपसे कह रहा है। सर्व शिक्षा अभियान क्या है, विस्तार से विवेचना कीजिए। सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपसे पूछ रहा है, इसको भी हमने सर्व शिक्षा अभियान बताया था आपको थोड़ा सा। आगे देखते हैं 10वां नंबर प्रश्न दिया गया था, मतलब एक ही करने थे, 2-3 तो ऐसे फंस गए आपके 2। ठीक, आगे देखते हैं, व्हाट इज द इंटरनेट, हाउ कैन नॉलेज एंड जो है स्किल बी डेवलपमेंट थ्रू मतलब इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के माध्यम से ज्ञान और कौशल कैसे विकसित किया जा सकता है, इसको हमने बताया था। ई लर्निंग, जिसको आप कहते हैं ई लर्निंग, मतलब कि ई लर्निंग समझते हैं, अधिगम वगैरह जो बोलते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से आप अधिगम करते हैं, सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इंटरनेट क्या है, इंटरनेट पहले आप समझाएं कि इंटरनेट जो होता है एक प्रकार से एक ऐसी व्यवस्था होती है इसके तहत कोई डिवाइस है, जैसे फ़ोन आपका है, फ़ोन आपका क्या है, एक डिवाइस है। अब इस डिवाइस को जब हम इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो विभिन्न संपूर्ण विश्व की हमको जानकारी प्राप्त होती है, विभिन्न क्षेत्रों में आप तमाम प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त करते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें ऐसे होती हैं। ठीक, तो इसको हमने भी बता दिया था। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपने मेरी भी वह वीडियो देखी थी तो आप सारे के सारे प्रश्नों को करने में सक्षम थे, कोई उसमें जो है आपको दिक्कत की बात नहीं होती। ठीक, 11वां नंबर प्रश्न देखें, डिस्कस इन डिटेल द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ई लर्निंग इन एजुकेशन। शिक्षा में ई लर्निंग की आवश्यकता एवं महत्व विस्तार से विवेचना कीजिए। इसको भी हमने बताया था, यानी कि जो ई लर्निंग होता है मतलब एक प्रकार से इंटरनेट लर्निंग या फिर एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि इंटरनेट लर्निंग ही इसको कहा जाता है। शिक्षा में इंटरनेट लर्निंग की आवश्यकता क्या है और महत्व क्या है। आप देखते होंगे कितनी आवश्यकता है शिक्षा में ई लर्निंग की, बहुत ज़्यादा महत्व जो है आवश्यकता है। लगातार आप देख रहे हैं कोरोना के माहौल में कौन काम आया, आपका दूरस्थ शिक्षा काम आई, आपकी ई लर्निंग, मुक्त विश्वविद्यालय, ये सारे के सारे काम आए। क्या आपका जो प्रॉपरली विश्वविद्यालय था उसने आपको इतना अच्छे तरीके से समझाया था? आपके कॉलेज में जो है प्रॉपर पढ़ाई हुई है? नहीं हुई है। अब जब नहीं हुई तो ऐसे में एक प्रकार से आपने सहारा लिया यूट्यूब का, यूट्यूब के माध्यम से आपने पढ़ा, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ा, तो क्या है, सब ई लर्निंग ही तो है, कोई इसमें समस्या नहीं। तो सारे के सारे प्रश्नों को आप समझा सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए थी। तो फिर मिलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक बने रहने के लिए। ओके, एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। ओके, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी लोगों का धन्यवाद बहुत बहुत।